अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका। अब देखिए, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कितने हो गए? 8। 8। और कृतिका का एक राशि में कितने नक्षत्र के कितने चरण आते हैं? एक चरण। नहीं, एक राशि में कितने चरण आते हैं? वेद प्रकाश जी आप बताइए। हाँ, 9। 9 आते हैं। देखिए इधर देखिए, ये देखिए चरण लिखे हुए हैं, देखिए आप, दिख रहे हैं आपको? 4 4 1। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ये चार्ट बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है आपको। तो 4 अश्विनी के, 4 भरणी के और 1 कृतिका का, कितने हो गए? 9 चरण। ठीक है। हाँ हाँ। अब एक राशि में कितनी डिग्री होती है? 30 डिग्री। तो एक चरण 3-20 का होता है और एक नक्षत्र का मान 13-20 होता है। तो 13-20 का एक चरण यानी 3-20 का, तो 0 से लेके 13-20 तक अगर चंद्रमा होगा तो वो किस नक्षत्र में होगा? ये बहुत समझने की चीज है और बहुत अच्छी चीज है, हमेशा एस्ट्रोलॉजी में काम आने वाली चीज है ये चार्ट। हाँ, तो 0 से लेके 13-20 यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है और 13 और 20 एक नक्षत्र का मान होता है। तो 3-20 का एक चरण हो गया, तो इसमें अश्विनी के कितने चरण आ रहे हैं? 4। 4। और भरणी के 4। और फिर बचा, देखिए 13-20 तक अश्विनी हो गया, 13-20 से 13-20 ऐड करेंगे तो 26-40 तक भरणी हो गया। अब बताइए कितना बचा पीछे अपने पास? 30 में से अपन 26-40 घटा देंगे तो कितना बचा? 13-20 नहीं, 30 डिग्री तो टोटल है। 3 साल। 3 के 60 का लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अपन 100 नहीं लेते है ना। तो प्लीज, किसी की आवाज आ रही? 26-40 में से 20 उसके बचे, तो 3-20 का एक चरण हुआ। मैंने बताया ना, एक चरण का मान कितना होता है? 3। नहीं, नीचे से ऊपर आई थी, मैंने कहाँ जा रहे मम्मा, मैंने कहा मम्मा। ओहो, म्यूट करिए, म्यूट करिए, बहुत आवाज आ रही है। रागनी जी शायद आपके यहाँ से आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अमीश जी आप बताइए कितने का होता है एक चरण? एक चरण का मान कितना होता है? मैम एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट्स या 200 मिनट। बिल्कुल, तो 320, उस अपन अभी 320 देखेंगे, वो बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे। तो 320 हो गया। तो अश्विनी के 4, भरणी के 4, 26-40 हो गए, यानी कि बस 3-20 ही बचा है। तो कृतिका का एक नक्षत्र आएगा और मेष राशि कंप्लीट हो जाएगी, उसके 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेष में कौन कौन से नक्षत्र? अश्विनी, भरणी, कृतिका। ये गुरुजी ने भी पढ़ा दिया है, मैं आप लोग को ऐसे बता रही हूँ। अब देखिए, अश्विनी, भरणी और कृतिका ये हो गए आपकी मेष राशि में कंप्लीट हो गए। यानी कि मान लीजिए किसी का चंद्रमा 15 डिग्री का है, तो कौन सी मेष राशि में 15 डिग्री का है तो कौन से नक्षत्र में होगा? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट सब लोग। भरणी नक्षत्र। किसमें? भरणी। भरणी में। वेरी गुड, भरणी में। ठीक है। अब मान लीजिए 27 डिग्री का है मेष राशि में चंद्रमा, तो उसका जन्म नक्षत्र जातक का क्या होगा? कृतिका। कृतिका। वेरी गुड। मतलब अपने को जब आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे जन्म नक्षत्र भी निकालना है। बिल्कुल, ये चार्ट रटने से आप 1 मिनट में जैसे ही देखेंगे कि ये नवांश में भी बहुत काम आएगा आपको, और जन्म नक्षत्र भी फटाफट आपको आएगा, आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखिए 4 4 1। इसके बाद आ गई वृषभ राशि। वृषभ राशि में अब देखिए, कृतिका का एक चरण मेष में चला गया था, उसके बाद 3 चरण बचे थे। तो कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के कितने बचेंगे? 3 और 2 चरण। 3 4 7, ये टेबल या 4 4 1 3 4 3 4 2।
तो 3 और 4 7 हो गए, अपने को टोटल 9 चरण में एक राशि बन जाती है, तो कितने बचे? 2 चरण। ठीक है, तो ये हो गया वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा वृषभ राशि में 26 डिग्री का है, तो कौन से नक्षत्र में होगा बताइए? मृगशिरा। शिरा में। ठीक है, बताइए सब लोग इनकी बात से सहमत हैं? कौन, किसने जवाब दिया? पंखुड़ी आपने दिया या पूजा जी आपने, किसने दिया जवाब? आज मुझे नाम नहीं दिख रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रही। पंखुड़ी, ठीक है, मृगशिरा में हो गया। अब इसके बाद आ जाती है मिथुन राशि। अब अपने मृगशिरा के कितने नक्षत्र बच गए थे ऊपर? 2। सब लोग बोलिए। तो 2 मृगशिरा के, फिर आद्रा, आद्रा के कितने बचेंगे? आद्रा के कितने आएंगे? 4। 2 और 4 कितने हो गए? 6। अब कितने चरण अपने को और लेने हैं? 9 ही लेने हैं ना, तो कितने बचे? 3 पुनर्वसु के तो लिए। हाँ, तो मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, इसमें अपनी मिथुन राशि कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको ये लगाना है, मान लीजिए कितने मिथुन राशि में मृगशिरा अगर 0 से 6:40 तक चंद्रमा का मान है तो मृगशिरा में होगा, है ना। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा मिथुन राशि में 10 डिग्री पे है, 11 डिग्री पे, तो कौन से नक्षत्र में होगा? आद्रा। आद्रा, आद्रा, बिल्कुल ठीक है। अब ये अपना हो गया मिथुन का कंप्लीट। अब इसके बाद आ गई कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु के अपने कितने बच गए थे? कितने चरण बच गया था? एक बचा था मैम। एक। ऊपर लेते हैं 4 4 1, नीचे लेते हैं 1 4 4। ठीक है, तो पुनर्वसु, उसके बाद में कौन सा नक्षत्र आएगा? पुष्य और अश्लेषा। पुष्य और अश्लेषा। ऐसे करके अपना ये 1 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में सबको? जी मैम। हाँ, उसके बाद अपन जाएंगे नेक्स्ट राशि में, सिंह राशि में। सिंह राशि में बताइए, मघा नक्षत्र है, पूर्वा फागुनी है, उत्तरा फागुनी है। अब मघा के इतने नक्षत्र लेंगे अपन चरण? 4। पूर्वा फागुनी के 4। उत्तरा फागुनी का 1। अब ये देखिए, ये 3 नक्षत्र मिलके इनके सबके स्वामी लिखे हैं, यानी अश्वनी, मघा और मूल। तो ये कौन सा हो गया? केतु। भरणी, पूर्वा फागुनी, देखिए आप, पूर्वाषाढ़ा, शुक्र। शुक्र। फिर कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर्य। ये 3 नक्षत्र का ये चार्ट ऐसे है, और ये आप लोग को बहुत इजी रहेगा। अब बताइए कहां से कहां तक होगा चंद्रमा जो मघा नक्षत्र में होगा सिंह राशि में? बताइए, कौन कौन बताएंगे? 0 से लेके कहां तक होगा? कविता जी आप बताइए। कविता जी बताइए। 0 से लेके, रागिनी जी आप बताइए, फटाफट आंसर दिया करिए। मैं अभी करवा के आ रही हूँ, बहुत ही भूख लगी है। क्या हो गया रागिनी जी, रहे हो? अरे ब्लड, वो हमारी सोसाइटी में कैंपेन लगा हुआ ना ब्लड टेस्ट का। अच्छा, चलिए आप ब्लड करवाइए। हाँ, अमीश जी आप बताइए। हाँ मैम, अभी मैं से नहीं कर पा रहा हूँ मैम कनेक्ट। 4 चरण बताइए, बस सिर्फ 4 चरण बताइए, 0 से लेके 4 चरण तक। आप तो देखिए। मैम ये रिपीट करेंगे क्या बार बार? हाँ, वही रिपीट तो होंगे। इनकी डिग्री रिपीट होती जाएगी? हाँ, ये डिग्री ओके, तो मैम रिपीट होगी। क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन है, 0 से लेके कितने डिग्री तक सिंह राशि में चंद्रमा होगा जो मघा नक्षत्र में होगा? बहुत मैम इजी शायद क्वेश्चन। 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट पे मघा के चौथे चरण में होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए 3 डिग्री का एक चरण है, और अपन मघा के 4 चरण ले रहे हैं 4 सिंह चरण लेने, राशि। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
बस 13-20 हो 13 गया, 3-20 का एक चरण है। उसके बाद पूर्वा फागुनी में बताइए पंखुड़ी जी कहाँ तक होगा, जो सिंह राशि में कितने डिग्री तक चंद्रमा होगा जो पूर्व फागुनी में आएगा? 13-20 से 26-40। वेरी गुड, 13-20 से 26-40। उसके बाद कुसुम लता जी अब आप बता दीजिए, और मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं, जो कोई रह गया खुद बोलिए। कुसुम लता जी बताइए कितने डिग्री तक? 26-40 से 30 डिग्री तक मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल तैयार थे बोलने के लिए, है ना, बहुत अच्छा। इसके बाद अपन आ जाएंगे कन्या राशि में। एक एक राशि का मैं इसीलिए करवा रही हूँ, आपको ये कभी नहीं बोले। कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में उत्तरा फागुनी के कितने डिग्री तक होगा जो उत्तरा फागुनी में आ जाएगा? 0 से 10 डिग्री तक। 0 से 10 डिग्री। नरेंद्र जी आप बोले है ना? जी। हाँ ठीक है। अब हस्त में कितने डिग्री तक आएगा? 0 से 10 तक उत्तरा फागुनी हो गया। हस्त में 10 से 23 डिग्री 20 मिनट तक। 10 से 23 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद में चित्रा में 23-20 से 23-20 से लास्ट तक रहेगा 30 तक। 30 से एक्स्ट्रा जाना ही नहीं है। 3-20 दो चरण। ठीक है। उसके बाद अपन आ जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में अपन लेंगे चित्रा के 2 चरण, क्योंकि पहले 2 बच गए थे ना। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण। अब बताइए तुला राशि में किसी का चंद्रमा 27 डिग्री का है तो कौन से चरण में होगा, कौन से नक्षत्र में होगा? विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र में। इसके बाद अपन आ जाएंगे वृश्चिक में। वृश्चिक में अपन का एक विशाखा का बच गया था एक चरण, 4 अनुराधा के और 4 ज्येष्ठा के। ठीक है। तो अब आप बताइए अगर 10 डिग्री का वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो वो कितने कौन से नक्षत्र में होगा? अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा। अनुराधा में। 2 लोगों की आवाज आई। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं क्लास में, है ना? सब लोग बोलिए, है ना, प्लीज सब लोग बोलिए। क्लास में तभी मजा आता है जब सब लोग आंसर देते हैं। उसके बाद में अपन आ जाएंगे धनु में। धनु में कौन कौन से नक्षत्र हैं बताइए, कौन बोलेगा? पढ़ के बताइए। मूला, कुछ पूर्वाषाढ़ा, मैडम कुछ उत्तराषाढ़ा। बैक बेंचर भी होते हैं, उनको भी रहने दीजिए। क्या होते हैं? हम लोग बैक बेंचर भी होते हैं, पीछे बैठने वाले भी होते हैं, तो नहीं होते तो कोई बात नहीं। नहीं, ग्वालियर चैप्टर में कोई ऐसा नहीं होगा। सबको बोलना है, एस्ट्रोलॉजर को बोलना जरूरी होता है। वेद प्रकाश जी बताइए कितना इजी है? सिर्फ झिझक है। जी तो और है ही। आप इतने ज्ञानी हैं, आपको इतना कुछ आता है, ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है ना? तो आप बोलिए। एस्ट्रोलॉजर को बोलना तो बहुत जरूरी होता है। आप बताइए हम लोग को क्या है? मैं पूरा चार्ट पढ़ दूं और बस खत्म कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं नहीं, है। कुछ लोगों को सुनना भी चाहिए ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ श्रोता कोई नहीं है, सब वक्ता है, सबको बोलना है, सबको बोलना है ना? चलिए बोलते हैं चलिए, आप ठीक है लोग, अच्छा लगता है। ठीक है ये ठीक है। लगता है, ये पता चलता है। देखिए अब आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, आप लोग, ये पता चलता है कि आप लोग को समझ आ रहा है। वैसे आपको सब समझ है, मुझे पता है, आप सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन मुझे भी तो पता चले कि मैं ठीक से पढ़ा पा रही हूँ कि नहीं पढ़ा पा रही हूँ, है ना? तो धनु के बताइए मूला नक्षत्र है। वेद प्रकाश जी अब आप बताएंगे धनु के कौन कौन से नक्षत्र हैं? धनु के नक्षत्र है, मूला है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है। ये तीनों नक्षत्र होते हैं, हाँ, है ना? और इसमें 0 से 13-20 तक इसका मूला का रहेगा। बिल्कुल 13-20 से 26-40 तक आपका पूर्वाषाढ़ा का रहेगा। रहेगा, बिल्कुल। और ना, और 30 डिग्री तक इसका उत्तराषाढ़ा का रहेगा। बस बताइए, आपने कितना अच्छा बता दिया, कितना अच्छा बोले आप, है ना? हाँ, अब मकर में आ जाएंगे। मकर का क्या रहेगा बताइए, कौन बोलेंगे? अब बताइए, अपना नाम खुद बताइए, कौन कौन बोलेंगे? नरेंद्र जी आप बताइए। जी, कर्म में 3 नक्षत्र रहेंगे, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। इसमें उत्तराषाढ़ा के 3 चरण रहेंगे, हाँ 0 से जी, लेकर 10 तक, और 10 श्रवण के तक, रहेंगे 4 चरण, 10 से लेकर 23 डिग्री 23। 20 मिनट तक, और हाँ धनिष्ठा के रहेंगे 2 चरण, 23-20 से लेकर 30 मिनट तक। ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद आ गई अपनी कुंभ राशि। कुंभ राशि में कैसे रहेगा बताइए, कौन बोलेंगे आप? कुंभ में
दो नहीं, तो नरेश धनिष्ठा के रह गए थे। नरेश जी आप रहने दीजिए। हाँ बताइए, आप कौन बोलेंगे? हाँ मैडम, मैं कविता। हाँ बताइए बताइए, कविता जी बोलिए। हाँ, कुंभ में है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। बिल्कुल, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। तो घनिष्ठा की कितने कितने डिग्री तक रहेगा चंद्रमा जो घनिष्ठा में आ जाएगा? 06.40। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ आ गया। फिर उसके बाद शतभिषा में? शतभिषा में 3.20 से 16 नहीं डिग्री। नहीं नहीं नहीं, 6:40 से नहीं। 6:40 से अपन ने 0 से 6:40 तक घनिष्ठा आ गया। अब शतभिषा में 6:40 से 4 चरण लेने हैं, तो 6:40 से कितने तक? 20 तक मैडम। हाँ 6:40 से 20 तक। 20 तक। फिर पूर्वा भाद्रपद में? पूर्व भाद्रपद में मैडम 20 से 30 तक। 20 से 30 तक 3 डिग्री 3 चरण आ जाएंगे। अब आ गई मीन राशि। मीन राशि का कौन बोलेंगे बताइए? अपना नाम खुद सजेस्ट करिए और आगे आइए और बताइए कौन बोलेंगे मीन राशि का। बताइए, अमीश जी आप बताइए। यस मैम। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद है 1 चरण, उत्तर भाद्रपद है 4 चरण और रेवती के हैं 4 चरण, 9 चरण ये हो गए मैम। तो बुध बिल्कुल, पूर्व भाद्रपद का जो प्रथम चरण है वो जाएगा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट पे। 3 डिग्री 20 मिनट और तक। और हाँ, उत्तरा इनके भाद्रपद के होते हैं। हाँ हाँ, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण है, तो वो जाएगा 320 से, और 320 को 4 बार ऐड करते चले जाएंगे तो 16 डिग्री 40 मिनट पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अब रेवती के 4 चरण है, तो 16:40 से 320 ऐड करते चले जाएंगे 4 टाइम्स, तो 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। 30 बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आपको सबको समझ आ गया? बताइए, कुछ इसमें डाउट रहा? ये चार्ट सब लोग देख लीजिए, कॉपी में बना लीजिए अपने। बताइए अब आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम या नहीं? सबको आ गया समझ में? नहीं मैम, आ गया। आ गया, सबको आ गया? कोई डाउट? मैम हाँ हाँ जी। कोई इनको कोई लर्न करने की कोई ट्रिक होगी क्या? क्या लर्न करने की? कोई ट्रिक होगी? देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। ये देखिए 4 4 1, बस ये याद करिए। 4 मैम 4 मैम 1। इनके नेम अश्वनी, अच्छा, भरणी, कृतिका। नहीं नहीं, ये नहीं। ये तो नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है। पर ये हाँ, अगर आप ये चरण जरूर याद करिए, बहुत काम आते हैं, हमेशा काम आते हैं। ये चार्ट इतना अच्छा है, और इसमें आपको सबके सामने सबके वो भी लिखे हुए हैं, स्वामी भी है ना। तो ये आपके बहुत काम का चार्ट है। अब इसके बाद देखिए गंडमूल नक्षत्र होते हैं। इसमें ये चार्ट है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ गंडमूल नक्षत्र। तो देखिए गंड क्या होता है? गठान, जैसे गन्ने में गठान होती है ना, उसमें रस नहीं में होता, ऐसे ही। तो आप लोग जानते हैं गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? हाँ नहीं मैम। मैडम 6 होते हैं। 6 होते हैं। हाँ 3 देखिए, जहां से ये खत्म, आश्लेषा खत्म हुआ, आश्लेषा के बाद थोड़ा सा टूटा, और फिर अपन का क्या हुआ, वही रिपीट हुआ। बुध से केतु पे आए अपन, तो केतु रिपीट हुआ, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा गठान आ गई। तो तीनों बुध के और तीनों केतु के नक्षत्र जो होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र होते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि जो गंडमूल नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं, उनकी 27वें नक्षत्र में जब चंद्रमा 27 दिन बाद उसी नक्षत्र में आता है, तब पूजा होती है। ठीक है। सॉरी मैम सॉरी, एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं कैच कर पाया हूँ। हाँ देखिए गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जैसे केतु से लेके बुध तक सारे एक बार आ गए, सारे ग्रह आ गए, सारे प्लैनेट आ गए, 9 प्लैनेट। उसके बाद ये पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। आश्लेषा के बाद मघा में दोबारा से केतु आया,
यानी कि एक ब्रेक लगा और उसके बाद में पूरा रिवाइज दोबारा हुआ, तो ये होता है एक गठान सी पड़ जाती है, यानी कि आश्लेषा और मघा हुआ। तो तीनों केतु के नक्षत्र और तीनों बुध के नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र में। ठीक है, समझ आया सबको? तो कौन कौन से हो गए? अब इनके पेयर कैसे, जैसे मूला और ज्येष्ठा, मघा, आश्लेषा और रेवती और अश्विनी, ये ग्रुप बनते हैं। म्यूट कर लीजिए, किसी की बहुत तेज आवाज आ रही है, हॉर्न वगैरह। ठीक है, ज्येष्ठा से अब इसमें मैडम जैसे 9 के बने हैं, तो सीधे सा ये है कि अश्विनी ऊपर है, फिर अश्लेषा नीचे है, मघा ऊपर है, ज्येष्ठा नीचे है, मूला नीचे है, रेवती सबसे नीचे है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला सीधे नीचे वाला, सीधे सीधे ये 6 हो गए पूरे। हाँ, आश्लेषा से मघा पे जाएंगे, है ना? फिर मघा से इधर रेवती, रेवती से अश्वनी या अश्वनी से रेवती। ठीक है, तो इसमें ये लिखा रहता है, ये है जो बच्चे होते हैं उनको वो बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। और इनमें बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसकी पूजा होती है, लेकिन उसमें भी क्या रहता है, अलग अलग होता है। कि देखिए, आश्लेषा का चतुर्थ चरण और मूला का प्रथम चरण, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ज्येष्ठा का चतुर्थ चरण, मघा का प्रथम चरण, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही ज्वाइंट आएगा ना। ठीक है, ये आप लोग ने देखा है, सुना है ये कि पिता के लिए अरिष्ट, माता के लिए अरिष्ट, स्वयं के लिए अरिष्ट, ये अलग अलग चरणों में अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन क्या होता है अपन लोग, और हाँ, 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, ये जन्म नक्षत्र लेना है। एक बार मेरे पास एक कुंडली आई थी, उस बच्ची का लग्न का नक्षत्र रेवती था, और वो पंडित जी कह रहे थे गंडमूल नक्षत्र पढ़े, और वो पूजा करवा रहे थे। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को चंद्रमा का नक्षत्र लेना है। और दूसरा, ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आश्लेषा का, ज्येष्ठा का या रेवती का चतुर्थ चरण और अश्वनी, मघा और मूला का प्रथम चरण। ये चार्ट मैंने इसीलिए लगवाया कि आपको गंडमूल नक्षत्र भी पढ़ा दूं। तो ये आप लोग को सबको समझ आया, चार्ट और गंडमूल नक्षत्र? बताइए। इसका मतलब वो केतु के प्रथम चरण और बुध के जो राशि में उसके चतुर्थ चरण के वैसे माना सभी में जाता है। अगर बच्चा आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में हुआ है, तो वो ये कहेंगे गंडमूल नक्षत्र में। ये अभी आप किसने माइक बंद किया? आवाज ही होने लगी मेरी। हाँ, और 3 केतु के नक्षत्र बोलते हैं मैडम अपन। किसी का माइक बंद कराइए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, बहुत सही है। रागनी जी से शायद मेरी आवाज इको करने लगती है। कोई बात नहीं, कर लिया उन्होंने बात। तो ये तीनों लेते हैं, लेकिन मेन जो अपन एस्ट्रोलॉजर है, अपन ही अच्छे समझ सकते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम देता है। क्योंकि अगर प्रथम चरण, उसमें ये भी लिखा है कि अच्छा भी होता है, लेकिन जब ये चतुर्थ और प्रथम, ये कष्टदायक होते हैं। ये बिल्कुल गंडांत आ जाते हैं। इसमें राशियां भी होती हैं और ये नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र मैंने आप लोग को ये बताया, और ये इस तरह से आप ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको नवमांश बनाने में भी बहुत काम आता है। ठीक है, हो गया ये? एक्सक्यूज मैम, हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना ये आज, तो मैं थोड़ा सा जो मैंने कैच किया उसको रिपीट कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल करिए ना। शायद मैम आपने ऐसा कहा है कि केतु के जितने भी हैं हमारे नक्षत्र और जो बुध के नक्षत्र हैं, वो सब गंडमूल में जाएंगे, गंडमूल में जाएंगे। केतु के फिर मैम तीनों और बुध के तीनों। बुध ये के तीनों। क्वेश्चन भी आता है, ये लास्ट टाइम भी आया था कि टोटल गंडमूल नक्षत्र कितने होते हैं, तो आप क्या तो मैम बोलेंगे? 6। 6। अच्छा, और फिर मैम आपने ऐसे कहा केतु के जो प्रथम चरण वाले होंगे और बुध के 4th चरण के जो होंगे, हाँ, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सुना है ये। और वैसे अपन अगर कैसे भी देखेंगे तो गंडमूल, अश्वनी और ये मघा मूल में हुए,
आश्लेषा, ज्येष्ठा और इसमें रेवती में हुए तो अपन कहेंगे जो भी बच्चा अभी जैसे कल ये 4 दिन पहले एक बच्चा हुआ है रेवती के चतुर्थ चरण में हुआ है, वो रात को 1:30 बजे हुआ है, तो वो उसके गंडमूल नक्षत्र पड़े, तो वो उसकी पूजा 27 दिन में जब चंद्रमा जब उसी नक्षत्र में आता है, या गुरुजी ये बोल रहे थे कि 12 दिन में भी हो जाती है वो पूजा, मतलब 12 दिन से पहले नहीं होती, 12 दिन में या 27 दिन में ये होती है, ऐसे होती है ये। तो ये आप लोग को गणगुण और ये मैंने नक्षत्र का चार्ट बताया। ठीक है, सबको समझ आ गया कि कुछ रह गया? बताइए। मैम हाँ। अगर बच्चे का जन्म रेवती के फर्स्ट में होता, सेकंड चरण में होता, थर्ड चरण में होता, तो इतना टिपिकल नहीं था, इतना हाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन अपन ये मतलब अगर अपन एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन अगर कोई और तो हाँ गंडमूल नक्षत्र ये माने जाते हैं, ये अपने को नहीं बोलना है। हाँ, लेकिन वो है कि अगर रेवती के फोर्थ में होता जन्म तो ज्यादा टिपिकल होता, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल वो ज्यादा। लेकिन एक बात मैंने और भी देखी है कि गंडमूल नक्षत्र के बच्चे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं, एक अलग से उनमें कुछ रहता है। वाकई में कोई है इधर गंडमूल नक्षत्र का तो देखिएगा कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं वो बच्चे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसा कि अच्छे पढ़ाई में, अच्छे सब चीज में अच्छे, जुनून होता है, मेहनती होते हैं, ये चीज भी होती है उनमें। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बताइए इसमें नक्षत्र वाले में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है या अपन आगे रिवीजन कर लें योग का? मैडम मुझे एक प्रश्न था, जैसे नक्षत्र कहते हैं कि जिस चरण के हिसाब से होता है, जैसे अगर किसी का है कि पुनर्वसु नक्षत्र में चौथे चरण में होता है, तो वो बच्चा जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करता है वो सब्जेक्ट का आगे उसका फ्यूचर कैरियर नहीं बनता है, तो ये बात सही है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ये चीज नहीं पढ़ी। अगर क्या है कि पुनर्वसु नक्षत्र हो चतुर्थ चरण में कोई बच्चा है, जैसे उसने आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ा और वो कॉमर्स का काम करता है, ठीक है, तो वो उसने आर्ट्स पढ़ाई तो उसने आर्ट्स की है मैडम, काम उसका कॉमर्स का है, तो सब्जेक्ट वाइज अलग हो गया, जो पढ़ाई उसने करी है वो काम नहीं आई ना उसकी। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये बात। ये बात गुरुजी से पूछना, गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। हाँ, ये बात गुरुजी बताएंगे, अपन हम बहुत तुरंत बता देंगे, बहुत उनको नक्षत्रों का बहुत नॉलेज है। नहीं, उनको नक्षत्रों क्या, उनको सब चीज का ज्ञान है। नहीं वेट कर रहे मैडम नेट चला गया था। हाँ, मैं आप पूछिएगा, नहीं पूछेंगे तो मैं पूछ लूंगी। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को जो मैंने नहीं पढ़ा वो मैं नहीं बताती, जो ऑथेंटिक बुक में मैंने पढ़ा होता है वो बताती हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुनर्वसु नक्षत्र में अगर है तो बच्चा उस पे गुरु का प्रभाव जरूर होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ये है कि वो बच्चा अगर कभी डाउन हो जाएगा लेकिन वो दोबारा से बस जाएगा, ये पुनर्वसु का है। ये नक्षत्रों की हर एक के अपन आगे आगे पढ़ेंगे उनके वो करेक्टर। तो पुनर्वसु का ये कि कभी कुछ वो मतलब जॉब छोड़ेगा फिर से वो बस जाएगा, पुनर्वसु यानी दोबारा बसते। ये और अच्छा नक्षत्र है, गुरु के नक्षत्र है, और आप देखिए नक्षत्रों का प्रभाव बहुत पड़ता है। ये नक्षत्र सबसे पहले नक्षत्र बने थे, तो इसीलिए नक्षत्रों का प्रभाव अपने ऊपर बहुत आता है और चरण का भी आता है अपने ऊपर। जैसे अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में मतलब चंद्रमा वृश्चिक में नीच का हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के लोगों में जुनून होता है। ऐसे हर नक्षत्र की अपन जब पढ़ेंगे करेक्टर तो आप लोग आगे जाके सब चीज का, और गुरुजी बता ही रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब बताएं। ठीक है, तो अब आप अपना ये हो गया। अब अपन देखते हैं योग जो अपन ने पढ़े थे, या और कुछ आप लोगों को रिवाइज करना है वो बताइए। मैंने आप लोग को त्रिकोण भाव बताए थे, 4 त्रिकोण बताए थे, बताइए कौन कौन से होते हैं, कौन बताएंगे? 1 4 7 10 में त्रिकोण में 1 5 9 1 5 9 नहीं, मैंने 4 त्रिकोण बताए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म त्रिकोण आप लोग 1 5 9 उस दिन भी यही बोल रहे थे, 1 5 9। मैंने ये बोला कि अपन ने, और ये पेपर आता है कि अर्थ त्रिकोण कौन कौन से होते हैं। अर्थ माने क्या होता है बताइए?
धन का वाला धन 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 तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण है, क्योंकि पहला भाव अपन खुद है, पांचवा और नौवा अपना पिछला जन्म और नौवा अपना धर्म भाव कहलाता है। 1 5 9 धर्म त्रिकोण, फिर 2 6 10 अर्थ त्रिकोण। जब भी आगे आप लोग प्रिडिक्शन करेंगे, किसी की जॉब देखेंगे, किसी के इन्वेस्टमेंट देखेंगे, किसी का प्रोफेशन देखेंगे, 2 6 10 ये क्या होता है? अर्थ त्रिकोण। काम त्रिकोण, मैरिज देखते हैं अपन, वृद्धि देखते हैं 11वें भाव से, और तीसरे भाव से एंगेजमेंट वगैरह, ये सब इसीलिए ये काम त्रिकोण है। 3 7 11 और मोक्ष त्रिकोण 4 8 12। 12वां भाव मोक्ष का है, 8वां भाव मृत्यु का है। ये ऐसे करके अपन 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ। अब आगे से कभी मैं पूछूं मैम हाँ? सॉरी मैं सॉरी राइट डाउन कर रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, धर्म त्रिकोण 1 5 9, अर्थ त्रिकोण 2 6 10, दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण। काम त्रिकोण 3 7 11 और मोक्ष त्रिकोण 4 8 12। थैंक यू मैम। ठीक है, अब बताइए, अपन ने अभी तक योग पढ़े हैं। वेद प्रकाशी बताइए चंद्र संबंधी योग। उसमें केमद्रुम योग था एक, आपका जो दोनों तरफ नहीं होते हैं, उसमें केमद्रुम में दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होता है, 2 में और 12 में, तो वो केमद्रुम योग कहलाता है। और अगर एक तरफ होता है तो द्वितीय भाव में होता है तो अल्फा, और अगर 12वें भाव में होता है तो सुल्फा। इस तरीके से योग ये कहलाते हैं 3। और एक होता है क्या नाम, जो दोनों तरफ होते हैं उभयचरी, तो सूर्य में होता है, इसका दूसरा नाम होता है क्या? धुरधुरा। दुर्दुरा। ठीक है, धुरधुरा। जब चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, वो होता है सुल्फा योग, लेकिन इसमें सूर्य को छोड़ के, सूर्य से नहीं गिना जाता। जब चंद्रमा के 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो होता है अल्फा योग। ये आप लोग सब लोग मुझे लिख के भेजेंगे, और मैं आप लोग ये सब मुझे याद चाहिए, ये क्योंकि ये योग याद होने चाहिए। बताइए, अगले क्लास में सबको याद होंगे? मैं टेस्ट लूंगी आपका, सबसे पूछूंगी और सबको बताना है। नरेंद्र जी आप बताइए चंद्रमा से, क्योंकि मैं ये 3 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, है ना? बताइए नरेंद्र जी, आप चंद्रमा से बनने वाले योग। मैम मुझे नहीं पता ना, मैंने लास्ट ही क्लास अटेंड की थी बस आपकी, और बुक मेरे पास अभी है नहीं। लास्ट टू लास्ट भी मैंने बताया था, सुल्फा योग, अल्फा योग, धुरधुरा योग। बताइए कौन बताएगा, कौन बताएंगे? ये कुसुमलता जी आप बताइए, आपको याद है? बताइए कुसुमलता जी, आप हैं क्लास में? और कौन कौन है? मुझे आज नाम क्यों नहीं दिख रहे, बहुत दिक्कत हो जाती है। मैम मैं अभी आई हूँ। क्या पूछा आपने? सॉरी मैं सुन नहीं पाई, मैं एक्चुअली फोन आया था एक, उस पे थी मैं, तो अभी मैंने रिज्यूम किया है। अच्छा चलिए बताइए, चंद्र संबंधी योग बताइए। चंद्र संबंधी योग, वो सुनफा योग है, नहीं सॉरी, धुरधरा और केमद्रुम योग होता है ना चंद्रमा से। सुनफा, अनफा, धुरधुरा, केमद्रुम और चंद्र मंगल और चंद्रादि योग और अमल योग, ये सब मैंने चंद्रमा से बताए थे आप लोग, है ना? हाँ जी हाँ जी। सुनफा योग क्या होता है, आप लोग ये याद करिए, ऐसे बार बार कैसे बताते, एक कॉपी में लिखिए, आप लोग मुझे कुंडली बना के भेजिए इसकी, ये आप लोग का होमवर्क है। मैंने लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था, आप लोग कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कैसे? मैडम ऐसा नहीं बोलोगे, हमने भेजे हैं आपको। आप करते हैं, आप करते हैं। मैं आपका नाम ले रही थी अभी, आपका नाम ले रही थी। मैम एक्सेप्ट वेद प्रकाश जी बोल दिया कीजिए आप।
हाँ बिल्कुल मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ जी। मैं नहीं भी हमने गुरु मेरे मुंह में यही इसमें बात थी कि आपकी मेष राशि लगती है। नहीं चलिए टेलीग्राम में भी भेजे हैं हमने दोनों पंच महापुरुष योग और ये आपके पंच जो सांख्य योग आपने बताए थे। सांख्य योग बताए थे मैंने लास्ट टाइम। हाँ हाँ ठीक वो है, आपने हमने बिल्कुल सब बना के भेजे हैं। बिल्कुल भेजे हैं, आपने भेजे हैं बिल्कुल, और मैं चेक करती हूँ, ऐसा नहीं है आप लोग की मेहनत बेकार नहीं जाती है, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, तो लेकिन सुनफा गलती नहीं बताती हूँ आप कि ये गलत किया है आपने। मैंने बताया है, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपकी गलती भी बताई है क्लास में, लेकिन देखिए जरूरी नहीं होता, ये हमारे गुरुजी का इंस्ट्रक्शन है कि आप गलती बता देंगे लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। जो गुरुजी हमें कहते हैं हम वो ही करते हैं, और गुरुजी का ये इंस्ट्रक्शन है हमको कि आप नाम नहीं लेंगे लेकिन आप क्लास में गलती बता देंगे, जिसने जो गलत किया होगा वो समझ लेगा। और मैंने चलिए बोला लास्ट टाइम आपकी गलती थी और वो मैंने क्लास में बताया था, आप शायद समझ नहीं पाए, है ना। हम लोग बिल्कुल गुरुजी को फॉलो करते हैं, जो हमें जैसा गुरुजी बताते हैं वैसा हम करते हैं, और उनका ये हमें कहना है कि आप किसी का नाम लेके नहीं बोलेंगे क्लास में, लेकिन आप गलती भी जरूर बता देंगे, और जो जिसने जो गलत किया होगा वो समझ जाएगा। ठीक है, तो वेद प्रकाश जी मैंने चेक किया था, मैंने आपकी गलती देखी थी और आपकी गलती बताई थी, बहुत थोड़ी सी गलती थी। एक और ने कुछ गलती की थी, हाँ कुसुम लता जी की भी मैंने बताई थी, इन्होंने कुछ गलत किया हाँ था, जी। है ना, यस मैम। बताया था ना, हाँ मैंने हाँ उनका भी बताया था। तो मैं ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोचिए कि हम चेक नहीं करते, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो चेक तो करेंगे ना। ठीक है, तो सुनफा, अनफा और केमद्रुम, गजकेसरी, चंद्रमंगल, हाँ जी। अमल योग, ये सब चंद्रमा चंद्रादि योग होते हैं। ये सारे हाँ जी। योग आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सुनफा बनता है जब चंद्रमा के दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है तो सुनफा योग बनता है, लेकिन सूर्य को नहीं काउंट करते इसमें। अनफा बनता है जब चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो अनफा बनता है, और चंद्रमा से दूसरे और 12वें दोनों भावों में कोई ग्रह स्थित होता है सूर्य को छोड़ के तो धुरधुरा योग होता है। ठीक है, अब केंद्रुम होता है जब ये ना आगे ना पीछे ना चंद्रमा के साथ, ना युति ना द्वादश ना द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है, तो और सूर्य को भी छोड़ के, तो उस समय भी अपन क्या करते हैं, वो होता है केंद्रुम दो। केंद्रुम योग क्या होता है, केंद्रुम योग में चंद्रमा अकेला पड़ जाता है, वो इंसान मन से अकेला होता है। कौन सा गाना बताया था मैंने इसके लिए, बताइए कौन बताएगा। वो तो नहीं मैम, राही चल अकेला। है नहीं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे थे, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, ये मैंने गाना, मैंने एक की कुंडली देखी थी तो मैंने उसको ये बोला था कि आपके हस्बैंड की कुंडली में केंद्रुम योग है और केंद्रुम योग में ये गाना सूट करता। कहती है मैडम वो दिन भर यही गाना गाते रहते हैं पूरे दिन। तो क्या होता है, इंसान इतना अकेला होता नहीं है, जो वो मन क्या है, मन महसूस करता है, मन से अकेलापन हो जाता है, मन से महसूस करता है कि हम अकेलापन लगता है। और ये सारे योग आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएंगे, अभी जब क्विज खिलाएंगे गुरुजी तो मैम एक्सक्यूज मैम, आप ये कह रहे हैं चंद्रमा जिस हाउस में होगा उसके आगे भी कोई नहीं होना चाहिए, उसके पीछे भी कोई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और चंद्रमा जिसमें होगा, हाँ सपोज चंद्रमा 4th हाउस में है फोर्थ हाउस तो में है थर्ड तो हाउस खाली होना चाहिए, और फिफ्थ हाउस हाँ फिफ्थ हाउस और खाली होना चाहिए, फिफ्थ खाली होना चाहिए। फिफ्थ खाली। उसके बाद केमद्रुम योग में, ये तो हो गया केमद्रुम योग बन गया, इसके बाद केमद्रुम योग भंग भी होता है, जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी, केमद्रुम योग भंग होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। फिर उसके बाद होता है चंद्र मंगल योग, यानी कि चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ हो। ठीक है, अमल योग होता है चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो अमल ग्रह होगा। और चंद्रादि योग 6-7 चंद्रमा से 6-7-8 में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग होता है। लग्न से 6-7-8 में शुभ ग्रह हो तो लग्नादि योग होता है। ठीक है, ये दोनों पढ़ा दिए मैंने।
अब ये चंद्रमा संबंधी अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग को सबको याद करने में दीप्ति, आपको स्क्रीनशॉट हटा दूं? हाँ, हटा दो। ओके। तो ये आप लोग को ये योग याद करने हैं, ठीक है। इसके मैम? बाद हाँ, मैम? सूर्य संबंधी, एक मिनट, इसके बाद होते हैं सूर्य संबंधी। सूर्य संबंधी बताइए क्या होते हैं सूर्य संबंधी? इसमें वो मैं भी बताऊं क्या मैडम? हाँ बिल्कुल बताइए। बेसी योग में बेसी योग, पाप बेसी योग और बासी योग, पाप बासी वापसी योग, सुबह उभयचरी योग, उभयचरी है योग, ना, बिल्कुल। बुद्ध आदित्य योग, बुधादित्य योग, ये सूर्य द्वारा बनने वाले योग हैं। बेसी योग, बोसी योग, उभयचरी योग। बेसी योग में शुभ बेसी हर ग्रह से बनता है, बेसी बोसी और उभयचरी। बेसी योग में सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह स्थित हो, चंद्रमा को छोड़ के। सूर्य किसी भी भाव में है, उसके सेकंड हाउस में, यानी थर्ड में है तो फोर्थ हाउस में, तो बेसी योग होगा। बोसी योग होगा जब सूर्य से 12th हाउस में कोई ग्रह है, तो क्या होगा? बासी वासी वासी योग, बोसी बोसी वासी योग। दो की मात्रा को पूछ रही हूँ। हाँ, ओ की। उसके बाद में उभयचरी क्या होगा? इसमें हर जगह आपको चंद्रमा को नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। उभयचरी क्या होगा? या सूर्य से 12वें ग्रह स्थान में अगर ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है। हाँ, किसमें? सूर्य से के दोनों स्थान तरफ, और द्वादश हाँ, ग्रह दोनों बैठे तरफ हो ग्रह होंगे। दोनों तरफ ग्रह हो तो उभयचरी होगा। और बुधादित्य योग कैसे होगा? बुध एक साथ बैठे हो, 7 डिग्री से कम कंजक्शन हो, तब वो बुध आदित्य योग होता है। ये जवाब है। किसने बोला है? बहुत बढ़िया। रागिनी जी आपने बताया? मैं- किसने बताया? अभी डॉक्टर हाँ, मैंने बताया मैडम, किसने? मैंने बताया। नाम रजनी बताइए। मैडम, दोबारा रजनी रिपीट कर दीजिए। रजनी 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 जी, हाँ, बस ये बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही बिल्कुल डेफिनेशन बतानी चाहिए। फिर है पंच महापुरुष योग, जल्दी से बता दीजिए पंच महापुरुष योग। और मैंने आप लोग को, देखिए वेद प्रकाश जी, आपको नहीं बोल रही हूँ, आप गुस्सा नहीं करना, सबको बोल रही हूँ सबको बोल रही हूँ कि सब लोग मुझे कुंडली बना के भेजिए पंच महापुरुष योग की, और चंद्र संबंधी योग और सूर्य संबंधी योग। नहीं तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था मैं क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, पंच महापुरुष योग बताइए। ट्रेन निकल रही है कहीं घर के पास से। हाँ, बताइए पंच महापुरुष। जितेंद्र जी अब आप बता दीजिए, ये तो आपने पढ़ लिए थे, पंच महापुरुष योग है ना, बताइए। अरे कोई तो बताओ। नहीं तो मैं बताऊं मैडम? चलिए, हाँ, बताइए मैं तो बता दूंगा। हाँ हाँ, आप तो बताएंगे। हाँ बताइए, कविता जी आप बताइए। अरे कितने, कम से कम 4 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लास में। रजनी बहुत बताती हूँ मैडम। भद्र योग, रोचक योग, हंस योग, मालवीय योग, शश योग। भद्र योग बनता है मिथुन कन्या राशि में स्थित बुध केंद्र में हो तो भद्र योग होता है। रोचक होता है मंगल हो मेष वृश्चिक के मकर राशि में हो तो वो होता है रोचक। हंस योग होता है जब कर्क धनु और मीन राशि में हो तो हंस योग होता है। और मालवीय योग होता है जब वृश्चिक तुला और मीन में हो शुक्र तो मालवीय योग होता है। शश योग होता है जब तुला मकर या उसकी उच्च राशि में शनि हो तो शश योग होता है। वेरी गुड। नहीं, ये केंद्र में हो तो ऐसा नहीं, राशि में हो, केंद्र में हो। वो बोल रही है जल्दी जल्दी। नहीं, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम बोल दिया था। जब फर्स्ट उन्होंने बोला था तो उन्होंने ये बोला था कि केंद्र में हो, उसके बाद फिर वो डैश डैश लगाते जाएंगे अपन देश खुद। देश, सही बात है। अब हमने डैश डैश लगा दिया फिर, है ना। तो ठीक है ना, डैश